सपनों के पीछे भागने वालों में से ही हूँ और कैच करते करते प्रोफेशनली पायलट बन गए। या मैं ये बनना चाहती हूँ, तो हमारे माता पिता या बहुत सारे लोग तंज के तौर पे बोलते हैं रहने दे, तू कड़े जहाज चलावेगी। तो ये जहाज चलाना कितना मुश्किल है। एक्साइटमेंट के चक्कर में कुछ समझ में तो आया नहीं था, बस ये था कि हाँ आज जो सपने में उड़ा करते थे आज हकीकत में उड़ रहे हैं। तो पेट में ना गुदगुदी होने लगी थी, मैंने कि ये किस तरीके से होने लग रही। तो फिर इसके बाद आपने ये राजनीति में आने का जो आपका विचार था, अब ये किस तरह से हुआ? क्या आपके पिताजी ने आपको कहा? हम जो पहले डर डर के रहते थे वो आज हम कह रहे कि सीना चौड़ा होकर के हम कहते हैं कि यस वी आर प्राउड ऑफ टू बी इंडियन। मेरे दिमाग में कोई विनेश फोगाट नहीं थी, कोई कांग्रेस नहीं थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक था कि पार्टी ने मेरे को एक मौका दिया है। दूसरी पार्टी आड़े मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज भाईता रही, तो जमानत जब्त है आड़े थे न्यू आड़े क्यों आया। मैंने कि चल ठीक है, किसी ने मैं तो बस हाथ सबको स्माइल ही भेज देता है, मैंने कि समय बतावेगा। क्या आपको लगा कि कांग्रेसी जो है वो कांग्रेस के साथ नहीं थे, ख़ास तौर पे वो जिनका टिकट कटा? आपको लगता है बोगस वोटिंग हुई जुलाना में? हाँ, बोगस वोटिंग हुई है, इन लोगों ने करी है। उनका तो हमेशा हम कह रहा है कि इनका दिमाग ही खराब है अगर मैं बात करूं। राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप, सोनिया सत्यानीता मेरा नाम है। आज हम आपको मुखातिब कराने वाले हैं कैप्टन योगेश बैरागी से। हम जानेंगे कि कैप्टन से लेकर राजनीति में आने का सफ़र उनका किस तरह का रहा। पहला चुनाव लड़ते हैं, हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि पहला चुनाव उन्होंने लड़ा और चुनाव की चर्चा ना हुई हो। विनेश फोगाट जीती चुनाव, लेकिन योगेश बैरागी ने दिल जीते, ऐसा वहाँ के लोग, यहाँ के बाशिंदे हमें ज़रूर बताते मिले। योगेश बैरागी आज हमारे साथ हैं। सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि जो मुझे यहाँ आने का मौका दिया, और आपके चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको मेरी तरफ से राम राम, जय श्री राम। अब मेरा जो पहला सवाल है वो ये कि मैं चाहूँगी कि आप अपने बचपन में लौटें, ज़रा बताएं आपका बचपन किस तरह का था, उस समय के योगेश बैरागी कैसे थे? मेरा बचपन कुछ का जैसे नॉर्मल गांव के जैसे बच्चे होते हैं इसी तरह से गुजरा। थोड़ा सा स्टडी ओरिएंटेड रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा ठीक ठाक था, और करते करते थोड़ा सपने में आगे, सपनों के पीछे भागने वालों में से ही हूँ, और कैच करते करते प्रोफेशनली पायलट बन गए। हालांकि जाना था इंडियन एयरफोर्स में, काफ़ी सारी चीज़ें फॉलो भी करी, एग्ज़ाम्स वगैरह भी दिए, लेकिन कुछ मेडिकल रेस्ट्रिक्शंस की वजह से इंडियन एयरफोर्स का पार्ट नहीं बन पाया, तो कमर्शियल पायलट बन गए। तो नौकरी करी, काफ़ी टाइम तक नौकरी करी है। सोशली कनेक्ट रहा हूँ, लोगों को लेकर के थोड़ा सा सेंसिटिव रहा हूँ, जिसने मेरे को इंस्पिरेशन दी है कि लोगों के साथ में उठना बैठना, मिलना जुलना, सबके साथ में रहना। इसके अलावा पॉलिटिकली हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आई एम ट्रूली वेरी इंस्पायर्ड हूँ। जिस तरीके से उन्होंने देश का मान सम्मान गौरव आगे बढ़ाया है, लोगों की सेवा करी है और कर भी रहे हैं, वो मेरे लिए एक कहते हैं ना कि इंस्पिरेशन है, जिन्होंने मेरे को एक राजनीति के आने की एक प्रेरणा रहे हैं। और कभी भी मेरे को लगता है कि थकावट हो रही है तो उनके इंटरव्यूज़ देख लेता हूँ पुराने समय के, जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करी और आज हमारे देश की बागडोर संभाल रहे बखूबी, तो मेरे लिए प्रेरणादायक रहे हैं। तो ये पायलट बनना आपने पहले सोचा था, आपका सपना था ये? हाँ, मैं स्कूल में हालांकि वो तो नहीं कहूँगा कि शुरुआत से दौर था, लेकिन जब मैं 8th-9th स्टैंडर्ड में था तो चीज़ें समझ में आने लगी थी कि मेरे को क्या बनना है। तो उस समय अब मैं 2007 12th पास आउट हूँ, तो उसमें इंटरनेट का इतना नहीं था सर। तो जब मैं 8वीं क्लास में था, 8वीं-9वीं क्लास में, उस टाइम ना सोशल मीडिया थी ना इंटरनेट जब जस्ट इंट्रोड्यूस ही हुआ था, तो लोगों की रीच में था नहीं, तो पता भी नहीं था कि किस तरीके से पायलट बनते हैं। बट ये था कि कहीं ना कहीं किसी से सुना था, तो कहीं नॉन मेडिकल चाहिए होता है, तो मन में अच्छा बड़े भाई डॉक्टर हैं, तो उनको लेकर के ये भी था कि मैंने डॉक्टर भी बन जाना है। तो घर में जैसी गाइडेंस मिलती है तो मेडिकल भी चला और नॉन मेडिकल भी चला, तो दोनों में मैंने परस्यू किया।
फिर बाद में पता चला, थोड़ा सा इंटरनेट एक्सप्लोर करने का कहीं मौका मिला, किसी एक पायलट से जानकारी मिली, तब फिर नॉन मेडिकल में 12th पास आउट करा। हुँ, तो फिर उसके बाद तो जर्नी वाज वेरी स्ट्रगलफुल रही, और फिर बाद में धीरे धीरे बहुत अच्छे सीखने को भी मिला। हुँ। और फिर आगे हमने सुना कि या जितनी हमने आपकी सफ़र की जाँच-पड़ताल की, जी। कोरोना के समय आपने जो है फ़्लाइट्स उड़ाई थी उस समय, वो किस तरह का समय रहा? क्या कुछ रहा था उस समय? कोरोना के टाइम में, कोरोना से पहले अगर मैं हुँ, बात करूं तो लाइफ वाज वेरी बिजी। हुँ, हम देखते थे कि कोई भी एयरक्राफ्ट ग्राउंड पे नहीं रहता था। तो जैसे ही कोरोना लॉकडाउन हुआ, उसके बाद में बहुत सारी सैड इमोशंस, पिक्चर्स, वीडियोस सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर अवेलेबल हैं आज भी। तो जब हम जाते थे, जैसे ही रेस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे अपलिफ्ट होने लगी थी, तो बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स थे जो कहते हैं कि द बर्ड्स हु फ्लाइज, इफ शी और ही डाइड्स, देन इट्स ऑलवेज सडन टू एवरीवन। तो जहाज जब ग्राउंड पे खड़े मिलते थे लाइन में, तो बहुत बुरा लगता था। बट जो कोरोना के टाइम में जो फ्लाइंग करने का जब जाते थे, तो घर से निकलते थे तो वही फेस शील्ड, ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजेशन, वेरी लेस पीपल कांटेक्ट, सोशल डिस्टेंसिंग, फ़्लाइट वगैरह में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस, स्पेशली खाने को लेकर के, क्योंकि सारा टच का काम होता था। हुँ, एंड कॉकपिट के अंदर जाना, बिकॉज सेवरल एजेंसीज उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती हैं, जैसे क्लीनिंग स्टाफ से लेकर के इंजीनियरिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो टच वगैरह होते थे, तो मल्टीपल टाइम्स ग्लव्स वगैरह चेंज करना, थोड़ा सा अनहेल्दी फील होता था उस टाइम। हुँ। फेस शील्ड लगा करके रखना, स्पेशली टेक ऑफ लैंडिंग्स को लेकर के, वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, फेस शील्ड निकाल करके वी यूज टू फ्लाई। तो लोगों के साथ में इंटरेक्शंस, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो सभी ये लोगों ने। कितना मुश्किल होता है जहाज़ चलाना, मतलब हमारी बड़ी रुचि होती है। और हरियाणा में ना एक बड़ा डायलॉग बोलते हैं, जब हम बोलते हैं कि मैं ये काम करूँगी या मैं ये बनना चाहती हूँ, तो हमारे माता-पिता या बहुत सारे लोग तंज के तौर पे बोलते हैं, "रहने दे, तू कड़े जहाज़ चलावेगी।" तो ये जहाज़ चलाना कितना मुश्किल है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, जहाज चलाना इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। बहुत ही सरल, और मैं आज के टाइम के हिसाब से मैं बात करूं तो सबसे सेफेस्ट ट्रांसपोर्ट है। बहुत वेरी वेल इक्विप्ड है, वेरी वेल एडवांस है, और वेरी स्किलफुल पायलट्स होते हैं, और हर सेकंड, हर मोमेंट में दे आर रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ द सिचुएशन। तो वेरी स्किलफुल होते हैं। हुँ। ट्रेनिंग बहुत ही एडवांस लेवल की होती है, सारी सिचुएशन को लेकर के ट्रेंड होते हैं। ऐसा डर नहीं लगता जब शुरुआत में आपको जब जहाज़ चलाने के लिए जब दिया जाता है, ऐसा डर नहीं लगता? तो 2008 में मैंने अपनी फ्लाइंग परस्यू करी थी। तो हुँ, 2008 में जब पहली फ्लाइट थी, तो हुँ। उस टाइम एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा थी। तो वही ऐसा ही था कि जब सपने हुआ करते थे, सपने के धीरे धीरे अचीव करने लग हाँ। जाए, तो जहाज़ में जब बैठा था, छोटे वाले जहाज़ थे, हुँ, तो उस टाइम एक्साइटमेंट के चक्कर में कुछ समझ में तो आया नहीं था। बस ये था कि हाँ, आज जो सपने में उड़ा करते थे, आज हकीकत में उड़ रहे हैं। तो पेट में ना गुदगुदी होने लगी थी। मैंने कि ये किस तरीके से होने लग रही है। मैंने कि कभी वोमिटिंग ना आ जाए। मैंने फिर इंस्ट्रक्टर से पूछा जो साथ में था कि ऐसा है। फिर उन्होंने बताया कि जहाँ साइंस है और हुँ, हम लोग नेचर के अगेंस्ट चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग ज़मीन पे रहने खातिर ऊपर वाले ने बनाए हैं। हुँ। अगर हम हवा में उड़ेंगे तो डेफ़िनेटली बहुत सारी चीज़ें हुँ, हैं, हुँ, हुँ, क्लाइमेट्स हो हुँ, गए, हुँ, हुँ, एनवायरनमेंट हुँ। है, प्रेशर है, तो उसके चक्कर में जो उन्होंने मेरे को थोड़ा-सा समझाया इसके बारे में कि इसको कैसे काउंटर करते हैं। तब थोड़ा जो तब टच वुड, तब से लेकर के और आज तक कभी भी मेरे को सिकनेस का कोई इश्यू नहीं हुआ, क्योंकि जब साइकोलॉजिकली हम लोग तैयार हो जाते हैं, तो हमने फिर बेरा पड़ जाता है कि हुँ, हमने किस तरीके से जो है कि अपनी लाइफ हमने अचीव करनी है। और 2008 से लेकर के, और ये लास्ट फ्लाइट मैंने करी थी नवंबर 2023, हुँ, सॉरी 2 दिसंबर 2023 मैंने लास्ट फ्लाइट करी थी। तब से लेकर के अब तक का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा, एक्साइटेड रहा, काफ़ी सारी सिचुएशन मैनेज करी इन एयर, और बहुत प्यार मिला मेरे को। हुँ। स्पेशली आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द एयर इंडिया, जिन्होंने मेरे को विंग्स दिया एंड मेरे सपने को अचीव करने में अपना पूरा साथ दिया, सपोर्ट दिया। एंड दिस इज़ वन ऑफ, फिर उसके बाद में विस्तारा। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू बोथ द तो कंपनीज। फिर इसके बाद आपने ये राजनीति में आने का जो आपका विचार था, ये किस तरह से हुआ? क्या आपके पिताजी ने आपको कहा? मेरे पिताजी जो कि सोशल वर्क कर रहे हैं, हुँ, समाज सेवी हैं, समाज से जुड़े हुए हैं,
और 2014 जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उससे पहले से मैं फ्लाइंग कर रहा था। तो उससे पहले जब हमारे देश की जो सिचुएशन थी, चलो हिंदुस्तान में तो सभी को पता ही है, लेकिन हिंदुस्तान से बाहर की में अगर मैं बात करूं तो कोई इतनी कुछ खास तवज्जो दिया नहीं करते थे। सीधा ये देखते थे कि हम तो डोमेस्टिक हेल्प है, कि जैसे कोई भी चीज़ें हुआ करती है, हम जैसे बाहर चले जाते हैं, अच्छा इंडिया ते है ये तो भाई हमारे घर आके जो है कि वॉशरूम साफ हुँ, सफाई करने वाले हैं। हमें कभी ना एक सम्मान वाली नज़र से नहीं देखा करते, चाहे कितने भी हुँ, पैसे वाले हैं, चाहे कितने भी हम कह नहीं हम टूरिज्म हैं, टूरिस्ट हैं, टूरिज्म के लिए आए हैं, कोई मान सम्मान की बात नहीं करा करते थे। हम भी एयरपोर्ट जैसे जाया करें तो हमें भी नॉर्मल लाइन में लगा दिया करते हुँ, थे इमिग्रेशन के हुँ, टाइम में। तो खैर दैट वाज द पार्ट ऑफ आवर जॉब। तो जैसे 2014 जब मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली, देश के लिए विदेश रणनीति जो बढ़ाई, देश का गौरव धीरे धीरे जैसे उन्होंने बुलंद किया, जो चेंजेस हमने देखे थे, जैसे मैं इमिग्रेशन वाली में बात करूं तो स्पेशल क्रू वाली लाइन में हम लोग लगा करते, और जैसे ही उनको पता चल जाता कि हाँ जी एयर इंडिया से है या इंडिया के क्रू है, तो स्पेशल ट्रीटमेंट का ना एक वेलकमिंग आई जेस्टर हमें मिलना चालू हो गया कि इमीडिएट फास्ट ट्रैक वाले रास्ते से हमें इमिग्रेशन करा के, कुछ देशों में तो जी फटाफट ही मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर हम 7-8 बंदों का क्रू का पूरा स्टाफ होता है सारे फ्री कर दिया करते थे। नहीं हुँ, तो पहले लटका दिया करते थे इतना। फिर धीरे धीरे जैसे अंदर जैसे टीमें भी जाया करते थे देखने के लिए, कोई नॉर्मल इंटरेक्शन जैसे होने लग जाता, तो वहाँ के जो भी कंट्रीज़ के जो लोकल है वो हमें मतलब एक मान सम्मान वाली नज़रों से देखने लगे। और अब आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान की जो कि गरिमा जो है, जो मजबूती है, आपने देखा होगा यूक्रेन के युद्ध में भी आपने देखा है, कोविड के टाइम में भी आपने देखा है, चाहे किसी ने फ़्लाइट उड़ाई या नहीं उड़ाई, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में वंदे भारत जो मिशन था बहुत सक्सेसफुल रहा। हमारे हिंदुस्तान के साथ-साथ में आपने देखा होगा कि विदेशों में भी लोगों की जो है कि जान बचाई है, जिसको लेकर के विरोधियों ने कुछ जो है कि आरोप भी लगाए, लेकिन आरोप सिर्फ़ उनकी सोच में रह आप इस गए। वंदे भारत में भी साथ में थे। जी, जी, बिल्कुल हुँ, रहा। और अनफॉर्चुनेटली चाइना, हांगकांग के अंदर मैं 21 दिन क्वारंटीन भी रहा था। हुँ, तो वो भी एक बहुत अच्छा एक मेरे को एक ये सेकंड वेव के टाइम में हुँ, क्वारंटीन हो गए थे, क्योंकि वन ऑफ आवर स्टाफ गॉट टेस्टेड पॉजिटिव एयरपोर्ट, क्योंकि जब भी जाया करते थे तो कोविड टेस्ट हमारा हुआ करता था। हुँ। तो एयरपोर्ट पर ही क्वारंटीन का पीरियड हुआ करता था कि जब तक रिजल्ट्स वगैरह नहीं आते तब तक होटल्स नहीं जाया करते। और जो वो फ्लाइट होती है आपकी, आप लेकर जाते हैं जिस जहाज़ में, वो खड़ा ही रहता है जब तक आप ठीक नहीं होते। हाँ, लेकिन उस सिचुएशन में क्योंकि 22 दिन का हमारा क्वारंटीन था, क्योंकि हुँ, सब कंट्री का अलग-अलग था। हुँ, तो जहाज़ तो ख़ैर निकाल दिया था तीसरे चौथे दिन, कि जब उनको पता चला कि नहीं अभी जहाज़ ने क्रू जो है कि उनको क्वारंटीन करना पड़ेगा सारे के सारे। हम 10 बंदे थे उस दिन, 10 के 10 बंदों को क्वारंटीन करना पड़ा। हुँ, तो वही नॉर्मल शेड जहाँ सभी लोगों को करा, वहाँ हमें भी किया था। बाकी और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ के क्रू वगैरह जितने भी पॉज़िटिव हो जाते थे, सभी को क्वारंटीन कर दिया करते थे। हुँ, तो सेकंड वेव में वहाँ भी रहे। फिर काफ़ी सारी वेकेशन मैं अगर अभी तो हालाँकि मेरे पास में ईमेल का एक्सेस नहीं है, जब क्वारंटीन के लिए फ़्लाइट्स वगैरह के लिए बोला करते थे, सॉरी कोविड के टाइम में, तो मैं हमेशा अपने शेड्यूलर को उसको बोल देता था कि आई एम वॉलंटियरिंग माई सेल्फ फॉर एनी काइंड ऑफ द वेकेशन फ़्लाइट वेर एवर यू नीड इट। हुँ। कि जहाँ आपको देश के लिए या आपको ज़रूरत हो, तो सबसे पहले मेरा नाम आप रोस्टर कर सकते हो। तो हमेशा से ये चीज़ रहा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी इतना कर रहे हैं हम सबके लिए, तो अगर हम स्किलफुल हैं, कैपेबल हैं, तो क्यों ना हम वो काम कर सकते हैं। हुँ। तो फिर वहाँ उसके बाद आप आपने सोचा क्यों कि आप बीजेपी में आए? आपने कोई और पार्टी क्यों नहीं चुनी? बीजेपी के इसलिए चुने क्योंकि बीजेपी इज़ वन ऑफ द पार्टी है कि जो हमेशा राष्ट्रहित की, देश के लिए, संविधान के लिए, जो कहते हैं ना कि 36 बिरादरी के लिए, सभी धर्मों के लिए सोचने वाली पार्टी है, और देश की सेवा के लिए हमेशा समर्पित है। क्योंकि काफ़ी सारी स्टडी हमने करी है, देखते भी हैं, बात भी करते हैं, पर डे काफ़ी सारे लोगों से इंटरेक्शन भी हमारा होता है, सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस है, कुछ सेल्फ स्टडी होती है। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का जितना हमारे ऊपर असर रहा, उनके बारे में, उनकी कार्यशैली को लेकर के, जो हमने देखा है कि किस तरीके से वो देश की दिशा और दशा को बदलते हुए जा रहे हैं। और एक आपने देखा होगा कि जब एयर स्ट्राइक में हमारे इंडियन एयर फोर्स के जो पायलट रहे हैं अभिनंदन जी, जिस तरीके से जो है कि हमारे देश के जो अ, हवा के जो रक्षक हैं, उन्होंने जिस तरीके से पुलवामा का जो बदला लिया,
ऐसा जो बदलाव मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा जो इस बार देखा है, कि जो हम जो पहले डर डर के रहते थे, वो आज हम कह रहे कि सीना चौड़ा होकर के हम कहते हैं कि यस वी आर प्राउड ऑफ टू बी इंडियन। तो वो एक चीज़ रही है, ये सिर्फ हमें बीजेपी पार्टी से हमें मिली है। और जैसे कि आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने अंत्योदय अंतिम में सबसे लास्ट वाले बंदे को, जो फाइनेंशियली वीक है, हर तरीके से वीक है, वहाँ तक उन्होंने अपनी स्कीम्स लेकर के गए हैं, उनको उठाने के लेकर के। तो जब इसने मतलब उस लेवल पे फिर भी नीचे के लोगों को लेकर सोच रहे हैं, इतनी सारी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं जो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और अभी तक कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं। इससे पहले की सरकार ने कहाँ सोचा, कभी सोचा कोई ना। वो तो बस ठीक है, अपने आप को लेकर के किसी को बार बार में रिलॉन्च को लेकर के परेशान होते रहते हैं, हमने उसको इस्टेब्लिश करना है। 56 बार तो उन्होंने कर दिया है लॉन्च, फिर भी अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं। और आज उनकी हालत देख लो और हमारे हिंदुस्तान की हालत देख लो। जब कभी भी एक प्लेटफॉर्म मिलता है और जहाँ देश को रिप्रेजेंट करना होता है, ऑलवेज सभी के अंदर हमेशा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सभी के आई सेंट्रिक होते हैं। और उससे पहले के प्रधानमंत्री की लाइन आप देख लो, आपको ढूंढना पड़ता है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री कहाँ खड़ा हुआ है। तो इतना बदलाव सिर्फ हमारी भारतीय जनता पार्टी में ही के नेतृत्व में हो सकता है। तो वो कहीं ना कहीं एक मेरे माइंड में रहा है। तो फिर जुलाना से आपको टिकट मिला, ये आपका पहला चुनाव रहा। माना जा रहा था कि विनेश फोगाट की जीत एक तरफा जीत होगी। चुनाव परिणाम आया, सबने चौंका दिया, मतलब और लोग सोशल मीडिया पे ये लिख रहे थे, कह रहे थे विनेश फोगाट ने चुनाव जीता, योगेश बैरागी ने दिल जीते। हमने देखा कि जब रिजल्ट आया कांग्रेसी जीतने के बाद, एक तरह से हम कहें कि वो उसे मैं कहूँ कि वो चिढ़ाने जैसा जेस्चर था, आपने उनको राम राम किया। तो जी, ये जुलाना वाला एक्सपीरियंस किस तरह से हुआ? मेरे लिए सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और उसको तो मैं हमेशा कहना फ्रॉम कोर ऑफ माई हार्ट आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल कि पार्टी ने मेरे जैसे एक छोटे से वर्कर पे एक जो विश्वास जताया। हालांकि मेरी तैयारी किसी दूसरी विधानसभा से मैंने कर रखी थी, बट पार्टी ने मेरे पर जो एक विश्वास जताया कि नहीं, हम जो है कि जुलाना से कैप्टन योगेश बैरागी को हम इलेक्शन लड़ाएंगे। जिस दिन मैंने नाम देखा था तो आई वॉज वेरी हैप्पी इनफ एंड वेरी वेरी थैंकफुल टू माई पार्टी कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा। डरे नहीं विनेश फोगाट? नहीं, मेरे दिमाग में थी नहीं। अच्छा। मेरे दिमाग में कोई विनेश फोगाट नहीं थी, कोई कांग्रेस नहीं थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक था कि पार्टी ने मेरे को एक मौका दिया है और इस मौके को मैं यूं ही जाया नहीं जाने दूंगा, उसके लिए जी जान लगा दूंगा। हालांकि समय मेरे को जितना भी मिला ठीक है। टोटल अगर मैं ऑन पेपर की मैं बात करूं तो इट वाज लाइक 25 डेज, ऑन ग्राउंड मेरे को 17-18 दिन ही मिले थे करने को लेकर के। और इलेक्शन में वही वाली बात है कि जनता ने मेरे को इलेक्शन लड़ाया, उन्होंने ये टिकट उन्होंने अपनी समझी। वो सारे के सारे एज ए प्रत्याशी बन के सारे के सारे धरातल पे उतरे। और क्योंकि मैंने सारी तैयारी सफ़ीदों से करी थी, सफ़ीदों की जनता ने मेरे को बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया। सारे के सारे अपने रिश्तेदारियाँ में उतर के सभी ने मेरे को इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज़ जुलाना के लिए मैं एक नया चेहरा था जो मेरे को कोई नहीं जानते थे। और यूँ तो आपने भी देखा होगा कि सारे विनेश फोगाट के लेकर के बोले थे, सभी ने अपने समीकरण लगा रखे थे कि लाख वोटा से जीतेगी, 1.25 लाख से। कुछ मेरे पास में भी कमेंट्स आते थे, कहते थे अच्छा, कुछ इतने ज़्यादा ओवर एक्साइटेड थे दूसरी पार्टी वाले, मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज भाईता रही तो जमानत जब्त है आड़े थे, न्यू आड़े क्यों आया। मैंने कि चल ठीक है, किसी ने, मैं तो बस हाथ सबको स्माइली भेज देता है, मैंने कि समय बतावेगा कि आने वाले टाइम में कौन कितना जीतेगा कौन हारेगा। तो इलेक्शन बहुत ही एक्साइटेड रहा, दिमाग में कभी कभी नहीं लेकर के आया था कि मेरे सामने कौन कौन खड़े हैं, कौन सी पार्टी है कौन सी नहीं है। मेरा काम था कि भारतीय जनता पार्टी के जो फ्लैग है, जो कमल का फूल है, लोगों के दिल और दिमाग में इम्प्रेशन डालना और सीट को जीतना। और जिसमें कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहे हैं कि इलेक्शन तक लोगों के दिल और दिमाग में यही था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पहली बार कमल का फूल जुलाना में खिलाने वाली है, जिसको लेकर के सभी लोग आश्वस्त थे। और रही बात है विपक्षियों को लेकर के, उनकी नींद और आराम सब हराम हो चुके थे। पहले जब यह लोग बहुत ही
पर्टिकुलर प्रोग्राम चूज़ किया करते थे। जो सुनने में आया था, मैं हमें बताते थे कि जो भी हमारे रिपोर्टर्स हुआ करते थे कि भाई उन्होंने पर्टिकुलर एरिया में जाया करते हैं, उनके पास में प्रोग्राम की लाइन आती थी, 8-8 10-10 प्रोग्राम आया करते, सारे ने स्ट्राइक आउट कर दिया करते, नहीं उड़े नहीं जाना है, इस किसके पास ही जाना है, ये बढ़िया आदमी है, ऐसा है वैसा, इस तरीके के वो चूज़ी हुआ करते थे। कभी लोकल मीडिया को मान सम्मान नहीं दिया करते थे, बिकॉज़ बड़े चेहरे हैं, बड़े लोग हैं, तो जो सुनने में आया था ये सारी चीज़ें, तो मैंने कि भाई इलेक्शन तो हमने जनता ने लड़ाना है, जनता के बीच में रहना है। तो मेरा हमेशा एटीट्यूड यही रहा है कि मेरे लिए तो सभी लोग सम्मानित हैं, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे लोकल रिपोर्टर हो, चाहे वो जनता हो, चाहे वो कोई भी किसी भी बिरादरी से क्यों ना सही, तो सब मेरे लिए सम्मानित रहे हैं। तो उनको शुरुआत में ये रहा सर कि विनेश फोगाट से जिन लोगों जिन जिन कांग्रेसियों को टिकट नहीं मिला कि वो थोड़े से पीछे हट गए हैं उनको सहयोग देने से या उनको सपोर्ट देने से। क्या आपको लगा कि वो कांग्रेसी जो हैं वो कांग्रेस के साथ नहीं थे, ख़ास तौर पे वो जिनका टिकट कटा? नहीं, मेरे को थ्रू आउट द इलेक्शन कैंपेन में कहीं कभी भी मेरे को यूँ समझ में कभी भी मेरी नोटिस में नहीं आया कि कोई भी बंदा कांग्रेस से अलग हटा हो। इनफैक्ट लोगों ने नैरेटिव सेट कर रखा था कि इस बार जो है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आएगी। हुँ। और आपको बता देता हूँ, हमारे नायब सेठी जी ऐसे वो हीरा निकले हैं जिन्होंने इनकी टेढ़ी-मेढ़ी जलेबी को सीधा करके कमल का फूल खिला दिया। हुँ। और जो भी इनके सपने थे, सपने सारे के सारे ध्वस्त कर दिए। और ये ध्वस्त जो है कि जनता ने भी मन बना रखा था कि हमने जो है कि नायब सेठी जी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाना है, क्योंकि वो भी हम सबके जो आदर्श है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि उन्होंने जो है कि अंत्योदय तक सारे काम करे हैं, वही काम हमारे नायब सेठी जी करे। उन्होंने 56 दिन का उन्हें भी समय मिला था, उन्होंने भी जो है कि जो इन लोगों ने 2014 से पहले जितने भी उन्होंने काम करे उन्होंने सिर्फ 2 महीने के अंदर करके रख दिए। तो लोगों के अंदर भी एक ये समझ भी थी कि भाई एक गरीब परिवार से किसान का बेटा हरियाणा की बागडोर संभालने के लिए इतना सक्षम है, जो उन्होंने 52 दिन के अंदर इतना जो है कि चेंजेस कर दिए। इनको भी मौका देना चाहिए, यूँ थोड़ी ना है कि भाई उनकी कोई हमेशा के लिए सिस्टम बन गया कि नहीं यही मुख्यमंत्री बनेंगे, कभी बाप कभी बेटा, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज़ और जो मैंने नोटिस की वो मैं कह सकती हूँ कि जैसे विनेश फोगाट जोलाना से उन्होंने चुनाव लड़ा, एक युवा चेहरा है, वो अब विधायक बन गई, तो आगे भी ऐसा माना जाता है कि जो एक बार विधायक हो गया तो आगे उनको टिकट मिल सकने की संभावना बनी रहेगी। तो जो टिकट के दावेदार थे उनकी टिकट नहीं कटी, तो कहीं ना कहीं ऐसा डर हो जाता है कि वो युवा हैं, अब तो वो कई साल तक इस क्षेत्र में रहेंगी, तो फ्यूचर तो उनके अलावा किसी और का आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपके लिए भी वैसी ही परिस्थिति मान सकती हूँ मैं, आपके लिए भी ऐसा ही सोच सकती हूँ कि बीजेपी के जो जुलाना के जो नेता हैं, आप वहाँ पे अब की बार आपने चुनाव लड़ा, आप नहीं जीते, आप अब भी सक्रिय हैं जुलाना में, तो उनके भीतर भी ये भय आप देख रही हैं या ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ भी ना पहले था, ना अभी भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हम अपनी माँ मानते हैं और इसको आगे बढ़ाना हम सभी का, जो भी भारतीय जनता पार्टी में जो आस्था रखते हैं, और सबकी सोच और समझ इसी तरीके से होती है कि जब भी हमें जैसा भी हमें आदेश हमें हमारे पार्टी के हाईकमान हमें देते हैं, हम फॉलो करते हैं। तो ये भी 2024 में जब इलेक्शन हुआ और 5 साल का कार्यकाल होता है, तो मैंने 5 साल का अपना टेन्योर अपने जो है कि मन से अपनी जिम्मेदारी समझ करके मैं जनता के बीच में जाता हूँ। जितना मेरे से हो सकता है अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो जुलता ऐसे हूँ। कोई किसी बीजेपी नेता की ऐसी चिढ़ वाली भावना नहीं होती नहीं, आपके नहीं, लिए? मेरे को इलेक्शन के समय भी किसी भी नेता से नहीं मिली। सभी ने मेरे को बहुत कोऑपरेट किया है, और सभी के लिए मैं मतलब सारे के सारे जितने भी कैंडिडेट थे, आपने भी कहीं न कहीं मेरे को कवर भी करा होगा। मैंने सारी जगह यही बोला है कि मैं इकलौता प्रत्याशी नहीं हूँ, सारे के सारे प्रत्याशी हैं। और यह जो टिकट्स मेरी नहीं है, ये जितने भी कैंडिडेट बीजेपी के वहाँ पे 10-12 जन जो रहे हैं, सभी की वो टिकट्स थी और सभी ने इलेक्शन लड़ा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी ने भी कोई बैक बाइटिंग नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, सभी ने मतलब ओपन हार्ट से सपोर्ट किया है। किसी कांग्रेसी नेता से मिले इस दौरान? इलेक्शन के समय में नहीं, किसी से भी नहीं मिले। इलेक्शन के बाद? इलेक्शन के बाद में एक जैसे जेस्चर होता है, उसके तहत मिले, भाईचारे के नाते से कुछ लोगों से मिला हूँ, उन्होंने भी बहुत वेरी वेल रिगार्ड किया है कि अच्छे से आपने इलेक्शन लड़ा है। सभी ने तारीफ़ करी है कि भाई साहब जो भी समीकरण रहा तो चलो ठीक है, लेकिन आपने हमारा दिल जीता है। और स्पेशली वो इलेक्शन वाले दिन की जो मूवमेंट थी, जब रिज़ल्ट आया था,
तो रिज़ल्ट के बाद में बिकॉज़ 8 राउंड तक तो भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल आगे चल रहा था और उसके बाद में धीरे-धीरे जो हमारी लीड थी वो कम होने लग रही थी। तो 12-13 राउंड के आसपास में मेरे को भी थोड़ा-सा मिल गया था, समझ में आ गया कि हाँ, ये वे जो बाकी की जो वोट है, क्योंकि 15 राउंड थे, इनकी बाकी की जो वोट है हो सकता है कोई दूसरे के फ़ेवर के हैं। थोड़ा-सा मेरे को लगा क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारी लीड मिली, लेकिन हाँ, इतना कि लोगों ने इतना प्यार दिया था कि 50% 45-50% हमें वोटिंग हर बूथ से हमें मिली है। तो ये पहली बार जो है कि बीजेपी को लेकर के लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट रही थी। तो जब राउंड सारे कंप्लीट हो गए थे तो विनेश फोगाट लगभग 5,500 वोटों से जीती और जीतने के बाद में जो मेरे सहयोगी थे वो मेरे को दूसरी गेट से लेकर के जाने लग रहे थे। तो आई थॉट कि चलो वो मेन रास्ता होगा, उसी से लेकर के जाएंगे जिस रास्ते से अंदर आए। तो मैंने पूछा कि ये रास्ता तो दूसरा है, लेकिन नहीं जी वे इलेक्शन लूज़ कर जाते हैं ना तो सामने से किल्की वगैरह पड़ती है तो थोड़ा सा लोग कुछ कमेंट कर देते हैं, इसलिए पीछे वाले रास्ते से जाते हैं। तो मेरे को कहीं ना कहीं वो दिमाग में छिड़ा। मैंने कि यार ऐसे नहीं जाऊँगा मैं, कुछ गलत काम तो माड़ा तो कुछ करा कोई नहीं किसी का। सभी ने मेरे को जो है कि 60,000 वोट दिए हैं लगभग और यूँ तो नहीं जा सकता मुंह छिपा करके, सामने से जाएंगे। फिर वापस मैं जो है कि जो जहाँ काउंटिंग स्टेशन जो बना रखा उसके अंदर गया, वहाँ जितने भी मेरे समर्थक थे दूसरे थे सबसे हाथ जोड़ के निकल के गया। मीडिया ट्रायल हुआ, वहाँ इंटरव्यूज़ लोगों ने लिए, इंटरव्यूज़ भी फेस किया। इसके बाद में कुछ विरोधी थे, उन्होंने कमेंट किए, लोगों ने रिगार्ड किया, लेकिन एक दो बंदे थे कि भाई इब तो तू हमारा जो है मेहमान था और थारा इलेक्शन भी हो लिया, इब तो आपा जीत गई, इब तू आड़े ते चला जा। मैंने उसको बोला कि भाई न्यू कुक कर जाऊँगा, ये तो मैंने 60,000 वोट लिया, 60,000 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा। फिर थारे पास में जो वोट आई हैं 65,000 वोट आई है उसकी जिम्मेदारी लेऊंगा। फिर जिन कारणवश जो वोट नहीं दे पाए बाकी की उनकी जिम्मेदारी भी लूँगा। इब तक तो ना जाऊँ, 5 साल तो आड़े ही सेवा करूँगा। उसको कमेंट किया, फिर उसका मुँह भी उतार दिया। ये हुटिंग हुई थी उस समय। हाँ, उड़े खड़े थे जहाँ काउंटिंग सेंटर था, ये गेट के अंदर की बात थी। तो 10-15 उनके काउंटिंग एजेंट थे, तो उनकी बात थी है, तो उनका मुंह उतार दिया उड़े ही। फिर लोग खुश हो गए इस जवाब को सुन करके, भाई बंदा जिम्मेदारी लेने खातर है। फिर जब गेट से बाहर आया था तो बच्चे थे, कुछ बड़े थे, सारे वोटिंग मार रहे थे। अब ये नहीं बेरा मेरे को आज भी कि वो ओवर एक्साइटेड थे जीत को लेकर के या मेरे को लेकर के थे, जो भी था तो थे मेरे अपने, क्योंकि जुलाना थे सारे के सारे बिलोंग करते, कुछ भाईचारे में थे। मैंने इस बात की तो सुध है कि कोई भी है तो अपने। आज जिस भी माहौल में वो किलकी मार रहे थे उस दिन, तो मैंने कि कल जब समय बदलेगा तो सारे अपने पास में भी आवेंगे या हम भी उनके पास में जाएंगे। तो मैं उनसे नज़र नहीं छिपाना चाहती, इसलिए मेरे दिमाग में सिर्फ एक ये था, उनको मैंने अभिनंदन किया, हाथ जोड़े, सबको राम राम करते हुए मैं निकल गया, क्योंकि मेरे अपने हैं। इस पूरे चुनाव के दौरान कविता दलाल जो आम आदमी पार्टी की वहाँ कैंडिडेट रही, विनेश फोगाट कांग्रेस की कैंडिडेट रही, जीत भी गई वो, तो अब ये कहते रहे कि दोनों मेरी बहनें हैं। फिर विनेश फोगाट से आपकी मुलाकात हुई या फिर कविता दलाल से आपकी मुलाकात हुई? विनेश फोगाट से मेरी लास्ट मुलाकात इलेक्शन के काउंटिंग डे पर रही थी। जब रिज़ल्ट जैसा भी डिक्लेयर हुआ था, मैंने उसको विश किया है और उनको आगे के फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस भी मैंने उनको दी थी और उनको बोला था कि जब भी आपको ज़रूरत हो तो हम लोग कांटेक्ट में आ सकते हैं, बाकी का मैं आपसे अलग नहीं हूँ, ये तो लोगों का प्यार है। और फिर कविता दलाल जी से भी मेरी बात हुई थी, इलेक्शन के टाइम में भी उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तो बहुत अच्छा हमने, मतलब कहते कि वो रोड शो कर रही थी, मैं भी रोड शो कर रहा था, तो सामने से हम पास आउट हुए। ऐसे भी कोई नहीं कि कहीं किल की मारा है एक दूसरे ने दबान खातर, एक दूसरे का इंप्रेशन डाउन, नहीं, मैं खुद गाड़ी से उतर करके उनके पास में गया, उनसे आशीर्वाद भी लिया। और मैं तो खैर देने वाला, मैं तो छोटा हूँ तो दे नहीं सकता, बाकी का एक बहुत कहते हैं ना कि जो भाईचारा वाला जो वो होता है वीडियो भाई। हमने देखी, हाँ, हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो बल्कि ये मैंने सवाल भी पूछा, मैंने कहा कि जी कविता, मतलब योगेश था अपना आशीर्वाद ले लिया, योगेश ने आपका आशीर्वाद दे दिया, अब बताओ जीतते कौन सा गा रहा है कौन सा गा ये तो आशीर्वाद ही ट्रांसफर हो गए थारे थे। मैं वही तो ये भी मैं कुछ दिन पहले भी उनके गांव गया था, जहां उन्होंने मेरे को कॉल करके बुलाया था कोई किसी एक प्रोग्राम में। तो वहाँ जो इनका गांव था एक तरफा खड़ा, इसी बात की तारीफ कर रहे थे कि भाई हमने बतेरे इलेक्शन देखे हैं, बड़े बुजुर्ग, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने इलेक्शन लड़ा और देखा, और जब आप एक दूसरे के सामने भी है, कोई चिढ़ नहीं थी आपस में, जैसे बहुत से लोग जो कि आंखें नहीं सुहाते ना, इस तरीके कभी कभी देखी नहीं है आपने, बल्कि और प्यार दिया। तो
बहुत कम ये देखने को मिलता है ऐसा इलेक्शन की जहाँ सारे के सारे प्रतिद्वंदी हो एक दूसरे के सामने एक दूसरे को जो है कि पैर खींचने के लिए तैयार रहते हैं, लोग हुँ। कमेंटबाजी करते हैं, अपना स्तर तक नीचे गिरा और देते ख़ास हैं। तौर पे अगर महिलाएँ इलेक्शन लड़ रही हों किसी पुरुष कैंडिडेट के सामने। अ, बहुत सारी तो चीज़ें हो जाती हुँ, है, लेकिन ना तो मैंने किसी के ऊपर कोई पर्सनल कमेंट हुँ, किया ना हुँ, कुछ किया। मेरे का तो एक सपना था कि मेरे को अपना बेस्ट करके लोगों का दिल जीतने के बाद जो है कि वोट में कन्वर्ट करा करके बीजेपी के कमल का फूल खिलाना है। और आज हुँ, मैं ये कह सकता हूँ कि 5 तारीख ने वोटिंग हुई थी, 6 तारीख से लगातार मैं 8 तारीख तक जनता के बीच में रहा। काफ़ी सारे लोगों से इंटरेक्शन हुआ था काउंटिंग डे से पहले। सारे गण बहुत सारे लोग यूँ कहे कि भाई जिन्होंने वोट नहीं दी कि हुँ, भाई हमने पता नहीं हमारा दिल नहीं मान रहा, हमने गलत वोट दी है। मैंने कि भाई किसने दी? उन्होंने फिर बता दिया कि उसने वोट दी, लेकिन हमारा दिल नहीं माना। हमारे परिवार वाले सारे यूँ कहे हैं कि भाई गलत बटन दाब दिया। और रिज़ल्ट के बाद में भी मतलब मैं सबसे उन कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट होऊंगा। जब रिज़ल्ट आया था तो छोटे-छोटे बच्चों ने भी खाना तक नहीं खाया। अगर मैं बात जितने भी मेरे को वोट जो आई थी 60,000 के अप्रॉक्सिमेटली, उनका 70 से 80% लोगों के आँखों में आँसू थे। एबीवी में जाता हूँ, गाँव में जाता हूँ, बहुत ओल्ड एज जो लेडीज़ हैं वो रोने लग जाती हैं। उनको समझाता हूँ कि नहीं, नहीं मैं खुश हूँ और ठीक है, मतलब जो जैसा भी आपने आशीर्वाद दिया मेरे को मंज़ूर है। आपने खुश मतलब इतना डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। अब तो जो है कि हमारी सरकार है, नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, और क्या चाहिए। हुँ। बाकी का आपके बीच में सेवा करूँगा अगले 5 साल। लेकिन एक वीडियो आई थी उसमें कुछ ये ज़िक्र था हाथापाई का। आपके साथ हाथापाई हुई या आपने हाथापाई की, ये सवाल अब भी बना हुआ है, तो ज़रा वो क्लियर कर दें, हुआ क्या था उस दिन? उस दिन इलेक्शन डे वाला दिन था, हुँ, तो मैं सुबह ही निकल गया था 6:30 पौने 7 बजे, क्योंकि 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट थी। तो गाँवों के रूट्स पे था मैं। तो मेरे पास में कॉल है सुबह-सुबह तड़के या 8 बजे के आस-पास में मेरे पे फ़ोन आ रहा है कि भाई साहब उन्हें जो है बूथ कैप्चरिंग हो रहा है। लोग ज़बरदस्ती अकालगढ़ का था हुँ, और बूथ नंबर 177 है। तो बोले भैया बूथ कैप्चरिंग हो रही है, तो भाई आप फटाफट पहुँचो, ज़बरदस्ती हो रही है वोटर ने डाल-डाल के। तो मैंने बंदे भी भेजे थे और किसी के काबू में नहीं आ रहे। देखो मैंने क्योंकि भारत एक ज़िम्मेदारी होती है ना, तो उस ज़िम्मेदारी के नाते मैंने कि अपने कमल के फूल को यूँ जाया नहीं जाने दूँगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। मैंने लोगों को यूँ ज़बरदस्ती का माहौल नहीं बिल्डअप होने दूँगा। तो मैंने अपने सहयोगी से बोला भाई गाड़ी नहीं यू टर्न लेकर के उड़ा ले चलो, जरा ये काम होने लग रहे हुँ, हैं। तो मैं सीधा गाड़ी लेकर के उड़ा ही पहुँच गया। वहाँ जा कर के मैंने माहौल समझा। सबसे पहले पूछा मैंने कि भाई माहौल क्या है? किस तरीके से क्या चल रहा है? न्यूँ खामा-खाई उनमें से भी नहीं हो कि जो गर्म माहौल में कुछ भी बोल दे किसी को भी। इससे पहले मैंने पूछा कि मैटर क्या है? जब तक मसला नहीं पता चलेगा, हुँ, ग्राउंड हुँ, रियलिटी पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ मैंने पता करा कि भाई ऐसा है कि जैसे पेरेंट्स हैं, कोई ओल्ड एज हो जाते हैं, तो हुँ, उनको समझ में नहीं आता है, तो उनको सपोर्ट करने चले जाते हैं कि सभी लोगों के जैसे पार्टी के आते हैं, फैमिली मेंबर डाल देते हैं। लेकिन एक यो कांग्रेसी का एक लड़का है, ये बार-बार में आ रहा है। कभी किसी ने लेके आवे, कभी किसी ने लेकर के आवे और कोई 30 साल के ने पकड़ के लावे, कभी 35, हुँ, कभी 40, कभी 45। इनको समझ है। मैं मानता हूँ कि ओल्ड एज होता है, तो मैं भी ऑब्जेक्ट नहीं करता। और वहाँ जो ऑफिसर था उसको भी धमकाने लग रहे थे। मैंने कहा चल ठीक है, फिर मैंने उनसे बात करी थी। अपने सारे जितने भी एजेंट्स थे सभी को मैंने बोला कि भाई साहब ये माहौल को ख़त्म करने के लिए आप एक काम कर लो, कोई भी जो है मैं अपनी बीजेपी पार्टी की तरफ से मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि हमारे तरफ से कोई भी काउंटिंग एजेंट नहीं जाएगा सपोर्ट कराने के लिए। उनको हम वो बोल देगा कि कोई भी ऐसे हाथ पकड़ के ना कराए, चाहे वो नोटा पे वोट दबे, मैंने कोई दिक्कत कोई ना है। लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी दूसरे के हाथ पकड़ के वोट नहीं डलवावेगा। सभी ने एग्री कर लिया, उन्हें ही पता नहीं कि दिमाग में कीड़ा जत गया इस बात को लेकर के। पहले तो जो मेरे साथ में एक अंकल गए थे, उसी लोकल विधानसभा के ही वोटर्स थे। उनको बोलने लगे भाई आप आड़े चले जाओ, माहौल ख़राब कर रहे हो। हुँ, फिर उनको मैंने भेज दिया अंकल आप चले जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। और ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि माहौल को शांत कर लेकर के। फिर वहाँ जो बड़े बूढ़े थे उनको मैंने समझाया कि ये माहौल है। अब आप बताओ ये गलत है सही है? कुछ लोग कह रहे हैं ना बिल्कुल जमा गलत है, हम बार-बार में देख रहे हैं, यूँ लड़का आगे लगता है, फिर थोड़ी देर बाद में देखिए सबसे पीछे चला जाता है, फिर पकड़-पकड़ के लेकर के चला जाता है। दबंगाई दिखाने लग रहा था। उसको भी मैंने समझाया भाई न्यू क्यों माहौल ख़राब करे, तो वो कहीं न कहीं समझ में आ रहे। फिर कुछ खुराक-पाती होते हैं। ये जब मैं उनसे बात करने लग गया, फिर माहौल दूसरी तरफ करने लग गए।
वीडियो बनाने लगे भाई। पहले तो कुछ और बोल रहे थे, फिर बाद में माहौल चेंज कर दिया। भाई ये तो जो है कि भाजपा प्रत्याशी जो है कि ज़बरदस्ती डाल रहा है, बूथ कैप्चरिंग करा रहा है, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो वाला काम करने लग गए हैं। फिर मैंने सोचा कि माहौल ख़राब हो रहा है। मैंने हालांकि सभी को इन्फॉर्म कर दिया, मीडिया को भी इन्फॉर्म कर दिया, और जो है कि पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया। सबको मैंने इन्फॉर्म करके फिर मैं निकलने लग रहा था। मैंने कि चलो जब आ जाएंगे शासन प्रशासन सब आ जाएगा, वो अपना मैनेज कर लेंगे। उनको मैंने सिचुएशन की ग्रेविटी मैंने बता दी कि ये माहौल है, बूथ कैप्चरिंग हो रही है, तो आपने ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर मैं निकल गया था इस चीज़ को लेकर। मतलब हीटेड आर्ग्यूमेंट्स थी। वो लोग कुछ गलत करना चाहते थे, लेकिन उनकी किसी की हिम्मत नहीं थी कि कुछ गलत कर सके। आपको लगता है बोगस वोटिंग हुई जुलाना में? हाँ, बोगस वोटिंग हुई है, हम्म, इन लोगों ने करी है, लेकिन ज़्यादा नहीं करने दी, बिल्कुल भी जी जान लगा दी। हमने भी ये माना हुआ था कि भाई जो जनता का प्यार है, और जो जिसका जो मन करे वहाँ डालने दो, ज़बरदस्ती ना करो। बोगस वोटिंग इन्होंने करी है, हम्म। और उसी का ही रिजल्ट है। अगर धरातल तो आप देख लो, कहाँ पहले लाखों से जिताते थे और कहाँ जा करके छोड़ दिए। अगर बोगस वोटिंग ना पड़ती तो फिर बता देते। और तो आपको लगता है कि क्या इस बार जाट और गैर जाट के बीच का ये चुनाव रहा? नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल समर्थन नहीं करूँगा। हम्म, यह जो इलेक्शन रहा है लोगों की सोच को लेकर के रहा है, ना तो इसमें कोई जाति समीकरण रहा है। सभी ने, मैं अपनी में बात करूं, भारतीय जनता पार्टी को सभी बिरादरियों ने वोट दिया है, और रज के वोट दिया है। जुलाना के इतिहास में विधानसभा इलेक्शन में सबसे हाईएस्ट वोट हुई है, और जो लगभग 60,000 वोट जो मिली है, सभी बिरादरी ने वोट दिया है। और ये तो लोगों की एक समझ हुआ करती है कि हमने किसको देना। वो एक माहौल लोगों ने ऐसे क्रिएट कर रखा था, ऐसे नैरेटिव सेट किए हुए थे कि इब क्या जो है कि हुड्डा आवेगा, हमने हुड्डा को वोट देनी है, हमने कांग्रेस की सरकार आवेगी। तो वो एक छोटा सा माहौल था, फिर एक इतना बड़ी सिंपैथी गेन करके चल रही थी, तो वो सारी चीज़ें थी और कुछ नहीं था। हम्म। कुछ बोगस वोटिंग का ज़बरदस्ती वोट न डालने लग रहे थे। तो जनता ने बहुत प्यार दिया। अदरवाइज़ जब 2019 का जो लास्ट इलेक्शन विधानसभा का था, उसमें 37,000 वोट आई थी बीजेपी की। एब का जो है कि 60,000 वोट आई, और बहुत क्लोज इलेक्शन रहा है। वो भी आपने देखा, आपने कवर भी किया है। तो ये तो था ही नहीं। मेरे को 36 बिरादरी ने साथ दिया है, चाहे वो जाट हो या नॉन जाट हो, सभी ने इलेक्शन लड़ा, सभी ने वोट दिए। विनेश फोगाट जब चुनाव लड़ रही थी, एक स्टार की भूमिका में उनको देखा गया, लोगों से जुड़ाव, लोगों से संवाद उनका कम रहा। बहुत सारे प्रोग्राम्स में हालांकि वो नजर आई। अब मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी चूक रही। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, उन्होंने जो भी करा अपनी सोच समझ के हिसाब से बहुत बढ़िया किया होगा, लेकिन मैंने जो किया, क्योंकि ये मेरी कर्म भूमि रही है। हम्म, और जब मैं 11 तारीख ने जुलाना गया, तो जुलाना की सरजमी पे कदम रखने से पहले मैं गाड़ी से उतर करके माथे पे मिट्टी लगाई, नतमस्तक होकर के मैं आगे बढ़ा, और इलेक्शन बहुत अच्छे से फाइट किया। बिकॉज सामने जो विनेश फोगाट है, आपने पता है कि पेरिस ओलंपिक के अंदर डिसक्वालीफाई होकर के यहाँ पहुंची, लोगों की एक बहुत बड़ी एक सिंपैथी थी। प्लस जिस पार्टी से वो बिलोंग करती थी, वो हमेशा जो है कि बीजेपी को अपोज घेराव करते रहे, कभी किसी मुद्दे पे, कभी किस मुद्दे पे। तो उनका अपना एक इकोसिस्टम उसके लिए काम कर रहा था। तो स्टार्टिंग में बीइंग ए स्टार, बहुत ही पिकअप एंड चूज़ वाला उनका एटीट्यूड रहा है। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शंस के पास में जाते चले गए, हर एक गली के अंदर वो पहुंचने की उनकी कोशिश रही है। ज़बरदस्ती प्रोग्राम कराए हैं लोगों से लेकर के, और जिन लोगों को इन्होंने इग्नोर किया, उन लोगों को धीरे धीरे जो है कि राजी करने लग रहे थे, लेकिन लोग राजी भी कोई ना हुए। फिर कभी किसी ने बुलावा, कभी किसी ने, तो इस तरीके का उनका माहौल है। लेकिन जिस हिसाब से कहते हैं कि एक इमेज रही, इमेज के लिए बात करते हैं कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, धरातल पे उस रिजल्ट आपके सामने है। विधानसभा सत्र में भी वो नहीं गई, तो पोस्टर भी लगे कि लापता विधायक, विधायक जी को खोजिए कहाँ हैं। ये तो होना ही था, लोगों को समझ में भी था कि बड़न पाछे या फिर इलेक्शन के पाछे कभी मिलनी कोई ना है। तो मेरे को खुद को भी, मेरे को किसी ने मेरे को पोस्टर भेजा था, मैंने कि भाई ये किसने काम कर दिया। और ये फिर पता चला कि वो किसी भी सत्र में नहीं आई। इनफैक्ट मैं पिछले जब सत्र चले हुए थे, तो 2 दिन मैं वहाँ रहा, लोगों से भी मिला, बिकॉज़ मैं अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी समझता हूँ।
तो वहाँ जा कर के अफसरों से भी मिला हूँ, जनता की मैंने उनसे बात भी रखी है, आगे की जुलाना की डेवलपमेंट के बारे में मैंने बात रखी है। जितना मेरे से हो सकता है उस पे मैं काम कर रहा हूँ। अपनी सरकार से भी, नुमाइंदों से भी मैं जो है कि अपनी बात को रखता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ये काम करने हैं, वो काम करने। बहुत ही मेरे को जो है कि हेल्पिंग हैंड वाला काम मेरे को मिल रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सत्र में जाना चाहिए, चाहे कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों ना सही, क्योंकि जनता ने आपको एक पहचान दी है। जनता के लिए हमें जाना चाहिए। वो मंदिर है कि जहाँ पहुंचना अनिवार्य है, और उस मंदिर के अंदर हम अपनी जो कि 1,84,000 जो परिवार है जुलाना का, उसकी हम बात रख रहे हैं। काम हो या ना हो दैट इज़ सेकंड प्रायोरिटी, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए कि उस मंदिर में जा कर के जो है कि अगुवाई करें, रिप्रेजेंट करें कि हम जुलाना से विधायक है। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन है, उसके बाद में रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरी चीज़ आ जाती है कि क्या कमियां हैं, क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये भी रखें, चाहे काम हो या ना हो, लेकिन लगना चाहिए। तो लापता कि 4 दिन का सत्र रहा है, 4 दिन में किसी भी दिन पहुँचे नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं कमियां हैं जो। जुलाना में दीपेंद्र हुड्डा गए। अब एक तरह से सब लोग ये एक तरह से ये आकलन था, मैं कहूँ कि सर्वेस का भी आकलन था कि सरकार कांग्रेस की आ रही है, लेकिन सरकार कांग्रेस की नहीं आई। तो यहाँ पे हम क्या कारण माने कि क्यों बीजेपी जीती, बहुमत आया बीजेपी का? मैं इसलिए है ना, क्योंकि लोगों ने देखो, जो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो ये तो रिजल्ट जो लोगों की, जो सर्वे की रिपोर्ट जिन्होंने जो बढ़ाई है, यूँ तो आपने भी देखा होगा कि न्यूज़ मीडिया में सारी जगह की जुलाना को लेकर के भाई विनेश फोगाट इतने लाखों से हज़ारों से वोट परसेंटेज से जीतेंगी भाई। जो मेरे को सुनने में भी आया था कि हुड्डा और विनेश फोगाट की जो दोनों के अंदर दोनों के बीच में भी शर्त लगा रखी थी भाई कौन सबसे ज़्यादा वोटों से जीतेगा। इसको लेकर के भी जो सुनने में आए थे, बुक्की बुक्की भी लगा रखी थी भाई दोनों में से कौन ज़्यादा वोटों से जीतेगा। तो उसको लेकर के इन लोगों ने काम किए। और सरकार को लेकर के हमारी जो कि कांग्रेस की सरकार आएगी, हुड्डा की सरकार आएगी, कोई ना है। अरे लेकिन जनता से तो पूछ लो कि जनता किसको चाहती है। किसी चंद आदमियों से थोड़ी ना सरकार बनती है या चलती तो है। सर्वे करने वाले किससे पूछ गए? अब वो तो देखो, किसी न किसी अपने लोकल लोगों से पूछा होगा जो चाहते होंगे। हम जैसे जनमानस से पूछो या धरातल में पूछो, ये सबसे ज़्यादा मैंडेट हमें मिले हैं सरकार बनाने का। और जनता देख लो, नायब सैनी जी को एक तरफा प्यार दे रही है। कांग्रेस ये कह रहे हैं कि सीटें जहां पर 3,000 से लेकर या हम कहें 1,000 या 500-700 तक का जो एक जो फासला रहा है भाजपाइयों और कांग्रेसियों के बीच में, वहाँ ईवीएम हैक हुई है। उनका तो हमेशा कह रहा है कि इनका दिमाग ही ख़राब है। अगर मैं बात करूं, जब सरकार बन जावे अपनी तो ईवीएम अच्छा चल है। वो ईवीएम कटा गया जब लोकसभा के इलेक्शन थे, 5 सीट आली, जब तो बहुत खुश थे, अब तो हमारी सरकार आई, हम तो ये है वो है ना। तब तो ईवीएम का कोई बहाना नहीं था, जब तो लड्डू बांट रहे थे, जलेबी बांट रहे थे। अब तो जा करके इनके जो है कि मुखिया ने जो कि जलेबी की फैक्ट्री भी ला दी। अरे ये तो जनता है, जनता अपना आप जलेबी इनकी सीधी कर दी। ये तो जनता का प्यार है। और जो घनी वोटों से जड़े जीत गए उड़े ईवीएम बढ़िया चल रही हैं, और जड़े हार गए उड़े ईवीएम ख़राब हो गई। तो ये तो उनके दिमाग के ईवीएम है जो हमेशा ख़राब ही रहना है, और जनता ही इनकी ईवीएम सही करनी है। यूँ तो जब मैं जुलाना की, क्योंकि मैं बार बार जुलाना इसलिए लेकर के आ रहा हूँ, अगर आपने बात कर दी ईवीएम वाली, अगर ये बोगस भी नहीं डालते हैं तो इनका ईवीएम जुलाना में भी ख़राब हो जाना था, क्योंकि सिर्फ फासला ही लगभग 5,500 वोटों का फासला रह गया था। अगर वो गड़बड़ी भी नहीं करते ही अपनी तरफ से, तो ईवीएम तो यहाँ भी इनका ख़राब हो जाना था। तो इनकी दिमाग की एक छोटी सोच की उपज है जो जनता हर 5 साल में अपना काटती चली जाएगी। अब भाजपाई नेताओं के अलावा कांग्रेसियों से, आम आदमी पार्टी के नेताओं से ऐसे दुआ सलामी होती है आपकी? हाँ, होती है। अभी 3 दिन पहले आम आदमी पार्टी का बंदा आया मेरे पास में, और कह रहे कि हमें भाजपा ज्वाइन करनी है। कांग्रेस से भी आ रहे, कांग्रेस से 3-4 बंदे हैं। तो ये तो डेली इंटरेक्शन के साथ में है, सब लोग चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को हम ज्वाइन करें। तो इनसे मुकाबला है। मैंने तो सीधा बोल दिया, अभी तो दिल्ली की तैयारी करने वाले हैं, और जितना दम लगाना लगा लो, बीजेपी ही सरकार बनाएगी इस बार दिल्ली के अंदर, और वहाँ मिलेंगे, कमल का फूल खिलाएंगे दिल्ली के अंदर।
पक्का दावा आपका? ये तो बड़ा पक्का बड़ी दावा। पहले कर दिया आपने दावा। बहुत, ये तो बहुत क्लियर है, हुँ। माइंड के अंदर बहुत क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी मेरी जहाँ भी ज़िम्मेदारी लगाएगी, मैं जी जान लगा करके कमल का फूल खिलाने का काम अच्छा, करूँगा। शंभू बॉर्डर पे जो किसान हैं, वो भी बिना ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली की ओर आ सकते हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि शंभू बॉर्डर का एक थोड़ा-सा हिस्सा खुल चुका है, वहाँ से किसान चलना शुरू होंगे। तो क्या आपको लगता है कि किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन, उनका जो इम्पैक्ट होना चाहिए था, जो दिखना चाहिए था, वो नहीं हुआ? इसका इसका आप क्या कारण मानते हैं? और एक आरोप बड़ा लगता है कि ये आंदोलन जहाँ पे हो रहे हैं, वहाँ पे वो बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, ये आंदोलन। क्योंकि उनमें एक तरह से ये हो जाता है कि अंत में आंदोलन टिक जाते हैं जाति पे। आपने देखा होगा, ये जो आंदोलन जो हुए हैं और आंदोलन जीवियों के जो सबसे बड़े नेता हैं, चडूनी जी का जो बयान भी आया होगा, हुँ। उन्होंने कहा कि हमने तो ये आंदोलन करा और कांग्रेस के हाथ में माहौल बना करके दिया, कांग्रेस ही नहीं संभाल पाई, क्या करें। अब जब आंदोलन जीवियों के जो नेता हैं वही अपनी जमानत नहीं बचा पाए और इस तरह के बाद में उन्होंने कहा, आपने क्या ना कि आखिर अपने मुंह से बोल ही दिया कि वो किस क्यों आंदोलन कर रहे थे। रिजल्ट आपके सामने है, क्योंकि जनता नहीं चाहती है। क्योंकि जनता तो जितने भी हमारे एक्चुअल जो किसान है, वो भाई मेरे सारे के सारे उनका काम ये है कि सरकार ने उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं दे रखी है, उन्हें अपने कामों से फुर्सत कोई ना है। उन्हें अपने कामों से फुर्सत नहीं, जिम्मेदारी के काम सबसे ज़्यादा काम होते हैं, वो लगे रहते हैं बेचारे, जो है कि पूरे सालों साल मेहनत करते हैं। और हरियाणा राज्य की मैं बात करूं, ये हरियाणा राज्य ऑल ओवर इन इंडिया में सबसे पहला स्टेट है जो सारी की सारी फसलों 24 फसलों पे एमएसपी दे रहा है, खरीद रहे हैं और सबसे फास्ट ट्रैक पे चीज़ें चल रही हैं। अब उस चीज़ों ने ये कवर नहीं करते आंदोलनजीवी, वो तो सिर्फ सरकार के विरुद्ध एजेंडा चलाते हैं। अरे आपने देखा ही है माहौल क्या रहा है। और भाजपा की तीसरी बार जो है कि सेंटर में भी सरकार बनी और स्टेट में भी सरकार बनी है और सारे के सारे आंदोलनजीवी भाजपा की तरफ रुख करने लग गए कि भाई हमने भी भाजपा के अंदर आना, हमने तम तो आंदोलन के पार्ट रहे ही नहीं है। हुँ। इस तरीके की बयानबाजी भी इनकी तरफ से भी आने लगी पर्दे के पीछे और भाजपा के सक्रिय सदस्य भी बढ़ना चाहते हैं। हुँ। तो एज सच धरातल पे तो कुछ है ही नहीं है सारी चीज़ें। तो बीजेपी में मैं कहूँ कि युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है इन दिनों के दौरान या चुनावों के दौरान। मैं युवाओं की तो ये हमेशा फेवर में रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा युवाओं को सपोर्ट किया है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्यों ना हो। राजनीति के एक प्लेटफॉर्म है, राजनीति में हमारे देख लो तेजस्वी सूर्या जी जो हमारे युवा मोर्चा के जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको भी दूसरी बार टिकट्स दी है। हमारे जो है कि अनुराग ठाकुर जी हैं, उनको आप देख लो एमपी के। इस बार जो है कि 3 से 4 जो है कि एमपीज़ को टिकट्स दी है। हरियाणा के अंदर बहुत सारे यूथ को जो है कि टिकट्स उन्होंने दी है और जहाँ जहाँ यूथ की जो भागीदारी रही है वहाँ वहाँ जीत करके आई है और अपना भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को मजबूत किया है। क्योंकि जब भी जिसको भी मौका मिलता है वो अपने आप को ना छोटा समझता ना बड़ा समझता, सिर्फ एक चीज़ ज़रूर समझता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत कमल के फूल हैं और कमल के फूल को और मजबूती के साथ खिलाने वाला काम करते हैं। आपकी दोस्ती अमित शाह जी के बेटे के साथ है, ऐसा बताते हैं। मेरी दोस्ती सभी के साथ है हुँ। और सभी का मैं अनुयायी हूँ। सभी से आशीर्वाद मैं लेता रहता हूँ और सब लोग मेरे को पूरा आशीर्वाद नहीं, देते कोई हैं। ख़ास दोस्ती हो कुछ इस तरीके की? मैं कहता रहूँ सभी के साथ में मेरी दोस्ती है। मेरी दोस्ती कमल के फूल, उनको अनुयायी, उनके सहयोगी जितने भी हैं सबके साथ में मेरा संबंध है। आप जब चुनाव लड़े थे जुलाना में तो ये बाहरी का टैग आपके ऊपर रहा कि आपका जो गाँव है वो पलवल का कोई गाँव है, मुंडकटी शायद उसका नाम हो। फिर सफ़ीदो आपने चुना, फिर जुलाना इस तरह से क्योंकि बैरागी समाज का जो वोट है वो एकमुश्त तौर पे आपके हिस्से आ जाए या बीजेपी के हिस्से आ जाए। तो इस आरोप में या इस बात में या इस तथ्य में आप क्या कहेंगे? इस तथ्य में बताऊँ, मेरे पास में थ्रू आउट द इलेक्शन कैंपेन मेरे को कहीं पे भी कोई आरोप नहीं था। हुँ। आरोप इन द सेंस कि बाहरी का कोई टैग नहीं था। मेरे को सिंगल माउथ वर्डिंग कहीं भी मुझे नहीं सुनने को मिला कि कहीं कोई बाहरी का टैग रहा। और सफ़ीदों से मेरी निकासी रही है और ना ही मुनकटी है, पलवल के गांव में डकोरा गांव में रहते थे और ऑरिजिनेटेड प्लेस जो सफ़ीदों के अंदर गांव है पाजूकला, वहाँ से है। और लोगों का बहुत प्यार रहा क्योंकि मेरी सारी स्कूलिंग वगैरह सब जो कि गुड़गांव में सेटल डाउन है, सारी चीज़ वहाँ से मेरी हुई है। और किसी को पता है किसी को नहीं पता, लेकिन
हम क्योंकि ये तो मास पब्लिसिटी होती है, किसी को आप सही कर सकते हो, किसी को नहीं कर सकते हो। एजेंडा आपको पता है, इलेक्शन में सारे लोग रन करते हैं और ये एजेंडा जो इन लोगों ने उठाया था, वो भी उनके एंड ऑफ द डे रिजल्ट मैटर करता है और उनको सुनने को भी मिला है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैं वन ऑफ द लकीएस्ट गाय कह के कैंडिडेट रहा हूँ जिनको ऑल ओवर हरियाणा से प्यार मिला है इलेक्शन के समय। ये मेरा आखिरी सवाल, जी। कैप्टन से लेकर ये नेता बनने तक का सफ़र, इसमें कुछ खला, कुछ लगा कि भाई कैप्टन होता तो बढ़िया होता, या अब सुकून है? अगर मैं बात करूँ जब कैप्टन रहा था तो वहाँ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रही थी क्योंकि लगभग 200 फैमिली को इमीडिएट हम लोग लेकर के ट्रैवल कर रहे होते हैं। उसके पीछे की भी फैमिली भी हमारे हर एक डिसीजन पे मैटर करती थी। एक वो जिम्मेदारी से लेकर के, और आज मैं ये कहूँ कि 1,84,000 परिवार की डायरेक्ट जिम्मेदारी का मैं लेकर के चल रहा हूँ। जैसे पहले हर एक सिचुएशन को लेकर के बहुत कोऑपरेटिव रहे हैं, बहुत अटेंटिव रहे हैं, कॉशियस रहे हैं, वैसे ही 1,84,000 परिवार जो जुलाना की जिम्मेदारी उसको लेकर के बहुत अटेंटिव हूँ, बहुत एक्साइटेड के साथ साथ मैं कॉशियस भी हूँ कि कभी भी किसी के साथ गलत ना होने दूँ और सरकार का जितना भी काम है निष्पक्ष भाव से धरातल पे करूँ, चाहे वो माइनर का लेकर के हो, क्योंकि एक जो जब इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद में एक माइनर का जो है कि उद्घाटन किया, उस जगह लगभग 4 गाँव के अंदर पिछले 15 से 20 साल से पानी कोई नहीं पहुँचा था। तो पहली बार जो कि गांव के अंदर पानी पहुंचा, लोग बहुत खुश थे। कुछ कोविड के बाद में कुछ हमारी जो बहन बेटियां हैं, हरियाणा रोडवेज की बस वगैरह सर्विसेज टर्मिनेटेड हो गई थी, उसको लेकर के तो अच्छा, मतलब समस्याएं बता रहे जुलाना के लोग हाँ, आपको? जुलाना बताए जो करे भी है साथ के साथ, वो भी अच्छा। काम किए क्योंकि हमारे अफ़सर भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। उनको भी मैंने अप्रोच किया, उन्होंने इमीडिएट रिस्पॉन्स दे करके सारे के सारे उन्होंने काम करे हैं। कोई मेरे पास में व्हाट्सएप पे भी आ जाता है कि कहीं कोई गलत काम वो देखते हैं तो इमीडिएटली मैं आगे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बोल देता हूँ, तो वहाँ भी काम करते हैं। अभी रिसेंटली जैसे किसी ने कोई गलत काम किया था वाटर वर्क्स को लेकर के, कंस्ट्रक्शन को लेकर के, ईंट गलत क्वालिटी की लगा रखी थी, तो उनको मैंने भेजा था इमीडिएटली। तो उन्होंने उस अपनी टीम भेजी, उसको जज किया गलत है या सही है, तो उनको लगा कि हाँ चीज़ें गलत हैं, इमीडिएट उन्होंने जो है कि एक्शन लिया। जितनी भी ईंटें लगी थी सारी बाहर निकाल करके नई ईंटों के साथ में कंस्ट्रक्शंस करा रहे हैं। तो मतलब शासन से लेकर के प्रशासन और जनता तीनों का मेरे को बहुत सपोर्ट मिला है, बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत प्यार मिला है। तो जुलाना में ही पक्का मोर्चा लगाने की तैयारी? मेरे पास में 5 साल की ज़िम्मेदारी है, बखूबी निभाऊँगा और एक ज़िम्मेदार नागरिक की तरह मैं उनके बीच में रहा हूँ और रहूँगा भी। और जो भी उनके काम रहेंगे, काम को लेकर के उनको आश्वस्त करूँगा और सामाजिक स्तर पे भी मैं जुटा हुआ हूँ। जो ज़िम्मेदारी मैं समझता हूँ, ज़िम्मेदारी का एहसास जो है कि मेरे को है। ये नहीं कि मैं इलेक्शन वाला फ़िश हूँ कि जब इलेक्शन आएँगे तो सामने अपीयर हो जाएँगे, इलेक्शन चले गए तो डिसअपीयर हो जाएँगे, उनमें से मैं हूँ कोई नहीं। जब इलेक्शन का रिज़ल्ट 8 तारीख को जैसे आया था, 8 तारीख से लगभग अब धीरे-धीरे 1.5 महीने, पौने 2 महीने हो गए, लोगों के बीच में आना-जाना रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आप बहुत स्टूडियो में आए और हमें समय दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया, आभार सर आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद और तो ये अंत में यही कहूँगा, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। तो ये आपने कैप्टन योगेश बैरागी को सुना। आपके भी कोई सवाल हो जो आप इनसे पूछना चाहते हो, ये हमने आपको चुनाव के बाद पहली बार मुखातिब कराया इनसे। आपके भी अगर कोई सवाल हों तो हमें लिख के ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि इनको हम दोबारा बुलाएंगे। मेरे सवाल भी होंगे, आप लोगों के सवाल भी मैं उस इंटरव्यू में शामिल करूँगी। आपने इस बातचीत को सुना, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम।